बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने बड़ा ब्लंडर कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अहम तरीन ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, अहम पोजीशंस तब्दील हुई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है और वाज़ेह रहे कि ये तमाम तर सूरत हाल उस वक्त पेश आ रही है कि जब 12 जुलाई का जो फ़ैसला था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो 8 रुकनी बेंच था, वो अक्सरियती फ़ैसला था, वो सामने आया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यकदम जो हालात थे वो तब्दील हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के दरमियान जो कशीदगी थी वो बढ़ती रही और अब तो ये कशीदगी वाज़ेह तौर पर नज़र आ चुकी है। ख़ास तौर पर जो एक इख्तलाफी नोट जारी किया 2 जजेस की जानिब से, इस इख्तलाफी नोट ने तो तमाम कच्चा चटा जो है वो खोल कर रख दिया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त भी आज सामने आई है IPPs के हवाले से और मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है इसे पीपल्स पार्टी की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का क्या मैसेज दिया गया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले करता हूँ जी आज की पहली और बड़ी ख़बर से। वो ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये पैगाम दिया गया है शहबाज शरीफ को, चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म को, कि हुकूमत को ख़तरा है तो वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तहलील करके इंतखाबात करवा लें। ये जी नैयर बुखारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के अहम तरीन और सीनियर रहनुमा और ये सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीपल्स पार्टी के। उनकी जानिब से ये जो पैगाम है वो दिया गया है और इस पैगाम में मज़ीद वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत को ख़तरा है तो असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात करवा लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी को एडवाइस अरसाल करें और असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करवा लें। हुकूमत ने हमसे जो है वो शेयर क्यों नहीं किया कि इसे ख़तरा है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है, मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। आसिफ ज़रदारी बारहा ये बात कह चुके हैं कि बैठ कर बात करते हैं और वो इस सिलसिले में किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार हो तो सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। हमने इंतखाबात के नताइज को तहफ़्ज़ात के साथ कबूल किया। अगर हम नून लीग का साथ ना देते तो क्या आज पार्लिमान और चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस चल सकता था। तो बहरहाल जी ये शहबाज शरीफ को एक मैसेज है नैयब बुखारी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दिया गया। और एक और भी आपको बताता चलूँ कि नदीम अफजल चंद जो हैं वो भी इसी किस्म का एक जो मैसेज है वो मौजूदा चुनतखब हुकूमत को दे चुके हैं कि आपकी जो सीढ़ी है वो कभी भी खींची जा सकती है पीपल्स पार्टी की जानिब से। वैसे तो इस वक्त आसिफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी दोनों बड़े सुकून माहौल में हैं और दोनों अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बिल्कुल ये टेंशन फ्री हैं और इसकी रीज़न ये है कि सारे का सारा मलबा इन्होंने नून लीग के ऊपर डाला हुआ है। हुकूमत में कोई ओहदा इनके पास नहीं है, आइनी ओहदों के ऊपर ये बैठे हुए हैं और हुकूमत को वोट इन्होंने दिया हुआ है, हुकूमत बनाने में पूरा इनका किरदार है। लेकिन जब भी कोई इस किस्म की चीज़ आती है तो सारे का सारा मलबा ये नून लीग के ऊपर डाल देते हैं और इसी वजह से अभी बड़ी खामोशी के साथ ये पीछे बैठे हुए हैं कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं, तहलील हो जाएँ, मौजूदा हुकूमत जाती है तो जाती रहे, इससे इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोबारा इंतखाबात हो जाएंगे और ये पीपल्स पार्टी जो है इनके पास एक बयानिया रहेगा कि हम तो हुकूमत में ही नहीं थे और ये शहबाज हुकूमत की सारी फ़ैसले हैं जो इस हद तक जो महंगाई है वो जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली हुई है और आप यूँ कहें कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो एक ये बड़ा ब्लंडर किया है, एक किस्म की शिकस्त तस्लीम की है और हथियार फेंक दिए हैं। हुआ कुछ यूँ है जी कि आर्बिट्रेशन यानी कि सालसी कानून से मुतल्लिक एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कुछ तब्दीलियाँ कानून के अंदर की जानी थी और कुछ जो है वो तजावीज़ दी जानी थी और कानून को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से कुछ जो तब्दीलियाँ थी वो की जानी थी। और इसमें पूरी एक कमेटी थी, तकरीबन कोई गालिबन 16-17 जो है वो मेंबरान्स पर मुश्तमिल ये कमेटी थी जिसमें और भी बहुत सारे जजेस और हाई कोर्ट के जजेस भी इसमें शामिल थे। लॉ एंड जस्टिस से भी कुछ जो नुमाइंदे थे वो भी इसमें शामिल थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे और अच्छा खासा काम उन्होंने इस कमेटी में बतौर सरबराह वो
किया हुआ था। लेकिन अब अचानक से ये खबर सामने आती है जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस कमेटी की सरबराही से हटा दिया जाता है और जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उनको इस कमेटी में शामिल कर लिया जाता है और इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। और नोटिफिकेशन के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 22 जुलाई की है, यानी कि 12 जुलाई को वो फैसला आता है जिसमें मखसूस नशिस्तें PTI को मिलती हैं और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाता है और 22 जुलाई के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस कमेटी की सरबराही से हटा दिया जाता है या उन्हें फ़ारिग कर दिया जाता है। तो बज़ाहिर आप कहें कि आम हालात में अगर ये तब्दीली हो तो इसको इतना ज़्यादा नहीं संजीदा लिया जाएगा और कहा जा सकता है कि ठीक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब काम कर रहे थे, अब दूसरे जज को शामिल कर लिया गया है। लेकिन इस सूरत हाल में और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जबकि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं और सबसे सीनियर प्यूनी जज हैं वो, और उन्होंने अच्छा खासा काम इस कमेटी में किया हुआ था, तो अब हटाना उनको, तो ये जो मकसद है वो समझ नहीं आता। और इशारे यही मिलते हैं कि देखें जिस तरीके से वाज़े एक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो कशीदगी है जो कि अब नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस कशीदगी का ही ये जो नतीजा है ये हो सकता है। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चूँकि इस वक्त अक़लियत में हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अक्सरियत में हैं, तो फ़ैसले में तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो तो अपनी नहीं चला सकते, क्योंकि अक्सरियत का जो फ़ैसला होता है उसी को माना जाता है। तो कादी साहब के फिर इख्तियार में अगर ये कुछ चीज़ें थीं तो ये चीज़ें करने के बाद जो गुस्सा है वो निकाला जा रहा है, तो फिर इसी किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। फिर ना सिर्फ इतना बल्कि कुछ और भी तब्दीलियाँ हुई हैं, और वो तब्दीलियाँ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही जो रिसर्चर है उसे तब्दील किया गया और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो ड्राइवर है इस ड्राइवर को भी तब्दील किया गया। तो बज़ाहिर ये जो दोनों तब्दीलियाँ हैं अगर आम हालात में हों तो इन तब्दीलियों को इतना हाईलाइट ना किया जाए कि ठीक है ये दो तब्दीलियाँ थी वो सुप्रीम कोर्ट में हो गई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तब्दीलियाँ होना, क्योंकि जो रिसर्चर है वो फिर ज़ाहिर सी बात है जो फ़ैसले है वो भी उसको तहरीर करवाए जाते हैं कि ये फ़ैसला है और काफ़ी उसका काम होता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ काफ़ी अरसे से वो जो रिसर्चर था वो मौजूद था और काम जो है वो उनके साथ कर रहा था, और अचानक से इस तरह से तब्दीली करना, जस्टिस मुनीब अख्तर के ड्राइवर को हटा देना, तो कुछ ये जो तब्दीलियां हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं और ये बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी उठा रहा है। तो बहरहाल जी ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और अहम जो दरख्वास्त है वो भी दायर हुई है और IPPs के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है, क्योंकि इस वक्त जो बिजली में बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं और बिजली की जो अदायगियाँ की जा रही हैं IPPs को, तो ये सारे का सारा उन्हीं मुआहदों का ही नतीजा है जिसकी वजह से इतनी महंगाई और महंगाई के बाद ये जो अदायगियाँ हैं वो करना पड़ रही हैं। तो IPPs के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रुजू जो है वो किया गया है और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि पावर जनरेशन पॉलिसी 1994 को गैर आइनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंसूर भट्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की, जिसमें वफाक, वजारत पानी और बिजली, वजारत तवानाई समेत दीगर को फरीक बनाया गया। 184(3) का मतलब है कि आज खुद नोटिस लेने की जो दरख्वास्त है वो चीफ जस्टिस से की गई है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि IPPs के साथ एक तरफा मुआहदे गैर शफाफ, गैर कानूनी और गैर इस्लामी हैं, जबकि महंगी बिजली आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है। अब बिल्कुल ये बात तो है कि ये गैर शफाफ हैं और वो इस तरह से गैर शफाफ हैं कि देखें, एक तो सलमान शहबाज को की ये IPP है जी उसको दी जा रही हैं पेमेंट्स, तो अपनी ही हुकूमत में रहते हुए शरीफ ख़ानदान ने अपने ही साहबजादे को जो ये मुआहदा है वो कर लिया। और कुछ के हवाले से तो ये भी कहा जाता है कि कुछ इनके फ्रंटमैन्स हैं जिनको जो है वो जिनके साथ ये जो मुआहदे हैं वो किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये जो सारा पैसा जा रहा है इन IPPs को वो किसी पिछले रास्ते से इनकी जेबों में वापस भी आ रहा है, क्योंकि इस तरह से इन्होंने जो मुआहदे हैं वो किए हुए हैं। और फिर ये कहते हैं कि इन मुआहदों से अब पीछे नहीं हटा जा सकता, नहीं तो ये आलमी अदालत में चले जाएंगे। अब कुछ 70-80% जो ये IPPs हैं वो पाकिस्तानी हैं, यानी कि अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो अब आप ये सोचें कि क्या सलमान शहबाज जो हैं, एक तरफ नवाज़ शरीफ ये कहते हैं जी कि इतनी ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है तो मैं बजट सेशन में नहीं आता, और बड़ा
उनको दुख है, और दूसरी तरफ सलमान शहबाज जो है, अगर उनसे वो ये कहें जी कि ये IPPs के जो मुआहदे हैं ये हम मनसूख कर रहे हैं और इतनी महंगी बिजली हम नहीं ले सकते, और ये भी बताता चलूँ ये IPPs अपनी मुकम्मल कैपेसिटी पर भी काम नहीं कर रहे, 40, 50, 30% कैपेसिटी पर ये काम कर रहे हैं और जो अदायगियाँ हैं ये पूरी ले रहे हैं। तो जब नवाज शहबाज शरीफ सलमान शहबाज को कहेंगे तो क्या वो उनके खिलाफ आलमी अदालत में जाएंगे? तो इसका मतलब क्या है कि इनकी सारी जो मिली भगत है इसी से जो काम है वो चल रहा है, और IPPs जो हैं वो सारे का सारा इसका जो बोझ है वो अवाम के ऊपर डाला हुआ है, और अवाम की जेबों से जो पैसे हैं वो निकाले जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मुतअद्दिद अदालती फैसलों में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर पॉलिसी मीटर्स देखने का असूल तय हो चुका है। अवाम पर महंगी बिजली टैरिफ का बोझ है। इस्तदा की गई कि 1994 के पावर जनरेशन पॉलिसी समेत दीगर पॉलिसियों को गैर आइनी करार दिया जाए। अदालत IPPs की मलकियत समेत मुल्क में बिजली पैदा ना करने वाले IPPs की तफसीलात भी तलब करे। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने के बाद जो है वो कुछ गुफ्तगू वगैरह भी की गई इन्हीं दरख्वास्त गुजार की जानिब से। बहरहाल जी ये इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी है। देखें इस पर अब चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो हैं वो आज खुद नोटिस लेते हैं या आज खुद नोटिस नहीं लेते, और इस अहम नोयत के मामले को किस तरीके से अब हैंडल किया जाता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर आवाम को रिलीफ दे सकती है या नहीं दे सकती। मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया, ये अता तारड़ जो हैं वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, यानी कि जो 8 जजेज़ हैं जिन्होंने अक्सरियती फ़ैसला दिया उन अक्सरियती जजेज़ ने आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर ये फ़ैसला लिखा, और ये अता तारड़ हैं जो उन जजेस को बता रहे हैं जी कि ये आइन है और इसके तहत आपने ये जो फ़ैसला है वो जो है वो आइन के बाहर जाकर लिखा है। तो अब इस किस्म के जो लतीफ़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और फिर आप देखें कि एक तरफ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और फिर 2 जजेस की जानिब से जो इख्तिलाफ़ी नोट लिखा गया उसमें भी यही कहा जा रहा है जी कि आइन के ये जो आर्टिकल्स हैं अगर जज ये फ़ैसला करते हैं तो इन आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये जो रिलीफ है वो PTI को मिल सकता है। तो जजेस भी यही बात कर रहे हैं, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी यही है। मामूली ये है कि एक फ़ैसला सुनाने के 15 दिन के अंदर तफसीली फ़ैसला मंजर आम पर आ जाता है। 15 दिन के बावजूद अब तक तफसीली फ़ैसला क्यों जारी नहीं हुआ, ये अता तारड़ कहते हैं। नैब तरमीम का तो फ़ैसला ही अभी तक नहीं आया। इसके अलावा PTI ने जो वो 13 जनवरी वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दी हुई थी और उसका फ़ैसला भी फिर आना चाहिए था, लेकिन उसका जो उस दरख्वास्त को भी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। फिर इसी तरीके से फ़ौजी अदालतों वाला जो केस है 15 माह हो गए हैं, वो भी केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो ये सारे केसेस के ऊपर अता तारड़ बात नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज 5 अगस्त में जो टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास वो गुजर चुका है। खैर इलेक्शन कमीशन एक दरख्वास्त लेकर आया हुआ है कि ये अबहाम है हमें मामले के ऊपर कि इन 41 MNAs जो हैं इनको PTI का चेयरमैन तो इस वक्त कोई भी नहीं है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का उन्होंने इशू खड़ा किया है और कह रहे हैं जी कि कौन इनकी तस्दीक करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीत ही जीत है। क्यों जीत है? क्योंकि ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देना ये सबसे बड़ा मसला था, और सारी की सारी सूरत हाल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि हुकूमत के पास जाती तो उन्होंने आइनी तरमीम करके काजी साहब को एक्सटेंशन का उनका प्लान था। तो PTI के पास मखसूस नशिस्तें आई हैं, थोड़ी आई हैं, लेकिन PTI के पास आधी यानी कि नशिस्तें आ गई हैं, आधी नशिस्तें अभी PTI की रहती हैं। अगर वो PTI को नहीं भी मिलती तो उससे एक इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है कि वो नशिस्तें हुकूमत को भी नहीं मिलनी और इस तरह से जो तरमीम है आइनी वो नहीं कर पाएंगे और जो एक्सटेंशन है वो नहीं मिल सकती। तो ये भी एक बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि मखसूस नशिस्तें किसी तरह से हुकूमत के पास भी ना जाएं। खैर वैसे असूली तौर पर कानूनी आइनी तौर पर देखा जाए तो PTI की सीटें हैं, उनको ये सीटें मिलनी चाहिए, और यही जो फ़ैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जो फ़ैसला है वो भी दिया गया और PTI को सीटें देने का कहा गया है। लेकिन चूँकि ओवरऑल अगर आप कंडीशन को असेस करें तो इस वक्त मसला ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब का टेन्योर है PTI चाहती है, इवन के हुकूमत की भी जो सारी नज़रें वो ये हैं कि ये अगर टेन्योर गुजर गया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो फिर उसके बाद जिस तरह से ट्रिब्यूनल्स का मामला खुलेगा, फॉर्म 45 का मामला खुलेगा,
8 फरवरी के इंतखाबात वाला अगर मामला खुल गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारी जो चीज़ें अभी चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा के दौर में दबी हुई हैं, ये जब मामले खुल गए तो इनको खुद पता है कि इन्होंने धांधली की हुई है और फिर हमारी जो हुकूमत है इसकी छुट्टी हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तें हासिल करने का मकसद ये जी कि कादी साहब को एक्सटेंशन दे दीजिए और मामलात दबे रहें। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि PTI की एक बड़ी जीत इसमें भी है कि मखसूस नशिस्तें ना मिलें हुकूमत को। एटलीस्ट ये कादी साहब का जो टेन्योर है ये गुजर जाता है। फिर उसके बाद जो है वो जब ट्रिब्यूनल्स खुलेंगे तो ट्रिब्यूनल्स में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जैसे वो कहते हैं कि तमाम सबूत मौजूद हैं, तो इनकी हुकूमत नहीं रहनी और ये चीज़ इनको भी मालूम है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।